हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज द डिकोड लॉ। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 4 का। और सॉरी फॉर द डिले, बहुत दिन से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे, बट आज से कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड होंगे। आप देखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेड स्टूडेंट और यूजीसी नेट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिनको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है और कोई भी एग्जाम हो इन द रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, उनके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको हेल्प करेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आज का जो एमसीक्यूज है, वो सेक्शन 2 के जो बाकी रह गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में सेक्शन नंबर 3 है वो आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो सेक्शन नंबर 4 से 9 है वो हम कल कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है उसमें सेक्शन नंबर 2 ई है, वो डिफाइन कर रहा है अग्रीमेंट को। आपको चूज करना है ऑप्शंस के कौन सा है ऑप्शंस जो अग्रीमेंट को अच्छे से डिफाइन करता है। अब जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि जो अग्रीमेंट होता है ना, उसका करेक्ट जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है वो कहाँ गलत है अग्रीमेंट को डिफाइन करने में। सिर्फ रिटर्न प्रोमिस होते हैं ना स्टूडेंट, वो सफिशिएंट नहीं होते हैं अग्रीमेंट को बनाने के लिए। आपको प्रपोजल रखना पड़ता है, आपको उस प्रपोजल के साथ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उस एक्सेप्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस होता है। उसके बाद में कंसिडरेशन होता है। जब कंसिडरेशन फॉर्म हो जाता है ना, तब वो अग्रीमेंट बनता है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जो हम ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं वही होते हैं फॉर्मिंग कंसिडरेशन, जो एक दूसरे के लिए करते हैं वो होते हैं अग्रीमेंट। तो सेक्शन 2 क्लोज ई क्या होता है स्टूडेंट, अग्रीमेंट, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लोज एफ, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। तो आप याद रखिएगा इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर ए है ना स्टूडेंट, वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ए प्रॉमिस कर रहा है पे करेगा 500 टू बी फॉर रिपेयरिंग हिज कार, हिज बाइक सॉरी। तो ए ने बी को क्या दिया, 500 रुपए दिया और बोला कि तुम मेरी बाइक को क्या कर दो, रिपेयर कर दो। बी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी 500 रुपए में बाइक रिपेयर करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल प्रोमिस हो रहा है, आंसर इज यस। यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिस हो रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। और वो एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी को बोल रहा है मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तुम मेरी बाइक को रिपेयर करके दे दो। बी बोल रहा है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बाइक रिपेयर करने के लिए रेडी हूँ, तुम मुझे 500 रुपए दो। तो दोनों ही जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे के लिए क्या है, कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिस, ठीक है। बट जो ऑप्शन नंबर बी सी डी है वो रेसिप्रोकल प्रोमिस को अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि बी क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि जो ए है वो डोनेट कर रहा है मनी चैरिटी के लिए, मतलब कि यहाँ पे फ्री में ही कुछ काम कर रहा है ए चैरिटी के लिए। तो यहाँ पे कोई फ्री में यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिस नहीं होता है। रेसिप्रोकल प्रोमिस वो होते हैं स्टूडेंट जब दो पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ करती है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी में जो ए प्रॉमिस कर रहा है बी से मैरिज मतलब मैरिज करने के लिए, अब बी क्या कर रहा है, कुछ आंसर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे भी नहीं चलेगा। अब जो भी सोशल प्रोमिस होते हैं ना, वो भी रेसिप्रोकल प्रोमिस को अच्छे से डिफाइन नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आता है सेक्शन 2G, क्या बोलता है, अग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, हमने देखा था कि उसको वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं। वॉइड अग्रीमेंट कैसे, फॉर एग्जाम्पल माइनर के साथ आपने कोई भी अग्रीमेंट किया है, तो क्या अगर माइनर के साथ में कोई भी अग्रीमेंट किया है, अगर उसको माइनर ब्रीच करते हैं, मतलब कि माइनर उसको परफॉर्म ना करे, तो क्या सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में जाकर ये बोल सकता है कि मैंने तो इस माइनर व्यक्ति के साथ में अग्रीमेंट किया था और ये इसको परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोर्ट आप इसको परफॉर्म करवाने का ऑर्डर दीजिए, इस तरह से बोल सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि माइनर कैपेबल ही नहीं होता है अग्रीमेंट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बावजूद भी ये आपकी अनअवेयरनेस है कि आपने इसके साथ में अग्रीमेंट किया, तो अब आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट है, मतलब कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब अग्रीमेंट ये फॉर्म हुआ था ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ये तो उसी तरह से था कि जैसे कि अग्रीमेंट फॉर्म हुआ ही नहीं था। अब आप जो अग्रीमेंट ही नहीं हुआ उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ उसको आप एनफोर्स कैसे करवा सकते हो। तो याद रखिएगा वो स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं स्टूडेंट, वॉइड होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और जो ए है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं है ऑप्शन इसका। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम इसके बाद वाला जो सेक्शन है, सॉरी जो ऑप्शन है और जो एमसीक्यूज है उसमें हम समझेंगे। और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमने अभी समझा, और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि जो अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल होते हैं ना,
वो क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से क्या होता है, वॉइड होते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ट्रू अबाउट माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर के बारे में क्या सही है, ऐसा बोल रहा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है माइनर कैन एंटर इनटू ऑल कॉन्ट्रैक्ट। क्या माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, माइनर्स अग्रीमेंट आर वॉइडेबल। माइनर के साथ में कुछ भी अग्रीमेंट करोगे ना तो वो वॉइडेबल होगा, ऐसा ऑप्शन बी बोल रहा है। ऑप्शन सी, माइनर्स अग्रीमेंट आर वॉइड एंड अबेशियो। वॉइड एंड अबेशियो मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग से ही क्या होता है, अग्रीमेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, जो वैल्यूएबल नहीं होता है, जिसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते लॉ के द्वारा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आता है सेक्शन 2 क्लॉज एच, डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको आंसर पता है इसका कि जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जिसको आप लॉ के द्वारा एनफोर्स कर सकते हो ना, सारे वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है ना, वो करेक्ट आंसर है। मतलब कि इसमें ए बता रहा है ऑप्शन के एनी प्रॉमिस, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सिर्फ प्रॉमिस करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है स्टूडेंट। सोशल अग्रीमेंट्स कर रहे हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। माइनर के साथ में अग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वही है जिसको आप एनफोर्स करवा सकते हो लॉ के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स एन अग्रीमेंट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 2I। ऐसे कौन से अग्रीमेंट है जिसको आप वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो? इन सारे ऑप्शंस में से हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा था कि वॉइडेबल अग्रीमेंट होते क्या है। अब कोर्जन, कोर्जन क्या होता है स्टूडेंट? कोर्जन वो होता है जब किसी को डरा के धमका के कुछ करवाया जाए। मतलब कि आप किसी के साथ में कंसेंट तो ले रहे हो, आप उसकी सहमति कंसेंट तो ले रहे हो, लेकिन आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये सारी चीजें होती है, तब कोर्जन होता है, डरा रहे हो आप उसको। तो ए जो है वो कोर्जन होता है, वो ही अग्रीमेंट ऑफ वॉइडेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी के ऑप्शन तो सही नहीं है। इस क्वेश्चंस के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से इन्फोर्स, कौन इन्फोर्स कर सकता है, मतलब उसको एनफोर्स करवाने का पावर किसके पास है? तो अग्रीव्ड पार्टी है जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। मतलब कि अग्रीव्ड पार्टी के पास में क्या होते हैं, ऑप्शन होता है। क्या होता है ऑप्शन? ऑप्शन किस चीज का होता है कि वो चाहे तो वो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वैलिड डिक्लेयर करवा सकता है कि ठीक है मुझे मंजूर है, भले ही मेरी कंसेंट नहीं थी, मैंने ये अग्रीमेंट किया, पर अब मुझे वैलिड लग रहा है, ठीक है चलेगा मुझे। या तो फिर वो क्या करता है, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाता है। अब वॉइडेबल की वैल्यू क्या होगी, जब कोई भी अग्रीव पार्टी ये बोलता है कोर्ट के सामने कि कोर्ट सा कोर्ट में बोलता है जज साहब मुझे क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवाना है, मुझे वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना है। तो वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का मतलब ये होगा कि ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब सेक्शन नंबर 3 हम पढ़ेंगे, कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशंस ऑफ प्रपोजल। सेक्शन नंबर 3 कम्युनिकेशन की बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सबसे पहले जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना उसको समझते हैं, और उसको मैं आपको ब्रेक कर करके समझाऊंगी। अदरवाइज ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सेक्शन 3 को डिफाइन किया गया है ना, इट इज टू मच ट्रिकी। तो आप अगर इसको ब्रेक करके अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और वेरी इजी भी है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance respectively are made to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intend to be communicate such proposal, acceptance or revocations, or which has the effect of communicating it। वेरी वेरी लाइक ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग। अब हम उसको अच्छे से ब्रेक करके समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मतलब कि कोई इंसान ऑफर रख रहा है, प्रपोजल रख रहा है। अब उसके दिमाग में क्या है पता है, उसके दिमाग में ये है कि मैं बी को बाइक बेचना चाहता हूँ। उसके दिमाग में ये चीज है। अगर उसके दिमाग में वो चीज है, वो अगर वो सामने वाले को बताएगा नहीं, उसकी जो इंटेंशन है, जो उसको थॉट आ रहा है, जो उसको बेचना है, वो उसको बताना पड़ेगा ना बी को, तभी तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कहा जाएगा। अपने दिमाग दिमाग में ही सोचते रहने से उसकी बाइक तो बिकने से रही, उसको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपको प्रपोजल को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप ये चीज बेचना चाहते हो बी को, ठीक है। तो पहले क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मतलब वो होता है कि जिसके सामने प्रपोजल रखा है अब उसको एक्सेप्ट है कि नहीं, ये आपको किसको बताना पड़ेगा? ए को बताना पड़ेगा। बी अब उसकी बाइक, ए ने तो बोल दिया कि मैं तुम्हें मेरी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो? अब बी के क्या टर्न है? बी को करना है एक्सेप्टेंस। तो अब उसको मन मन में एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा ना, उसको बोलना भी पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बताना पड़ेगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी बाइक लेने के लिए रेडी हूँ, ऐसा कुछ तो बोलना पड़ेगा उसको। दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि वट एवर आर यू थिंकिंग, वट एवर you have to be communicate to the others. Now the revocations of proposal and acceptance, तो यही चीज है रिवोकेशन मतलब कैंसलेशन करना। आपको कैंसिल करना है जो भी प्रपोजल रखा है या भी जो प्रपोजल का आपने एक्सेप्ट किया उसको आपको क्या करना है? आप कैंसिल करना है। तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब वो चीजें आप जो भी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन है ये आप किसके थ्रू कर सकते हो? तो आप कोई एक्ट करो या कोई ओमिशन करो, कुछ भी चीज आप एक्ट करके मतलब कि बाय वर्ड्स, चाहे स्पोकन हो, ब्रिटन हो, या कुछ आप करके बोलो, या फिर कुछ ओमिशन मतलब आप कुछ मत करके बोलो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि अगर आप साइलेंस रहोगे तो मैं ये मान लूंगा कि ठीक है आप ये एक्सेप्ट है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्रपोजल रखा है तो वो ओमिशन है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप ये चीज नहीं करोगे तो माना जाएगा कि आपको ये एक्सेप्ट है या आपको ये एक्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से ओमिशन होता है जब कुछ नहीं करने के लिए बोला जाए और आप वो नहीं करते हो, ठीक है। अब रिवोकेशन मतलब कि आप मना कर रहे हो, तो आपको ये सब कुछ एक्ट और ओमिशन से कुछ करना तो पड़ेगा, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट की विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट, मतलब कि जो भी आपका इंटेंशन हो कम्युनिकेट करने का, चाहे वो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन हो, आपको वो इंटेंशन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और चाहे वो इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग हो। अब इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग मतलब कि यहाँ पे जो हमने देखा कि जो कम्युनिकेटर्स हैं वो बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन होता है, मतलब आप क्लियरली एक्सप्रेसली बता रहे हो या तो बोल के या लिख के। और आप कम्युनिकेशन कर रहे हो बाय द इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कि आप कोई भी एक्शन या कंडक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ए ने अनाउंस किया 1000 रुपीज का रिवॉर्ड, ठीक है, मतलब कि इनाम उसने क्या किया? अनाउंस किया। ए ने 1000 रुपए का इनाम अनाउंस किया। अब उसने क्या बोला कि जो भी मेरे खोए हुए डॉग को ढूंढ कर लेकर आएगा ना, मैं उसको क्या कहूंगा? मैं उसको 1000 रुपए का इनाम दूंगा, ठीक है। अब बी ने जब ये सुना तब बी गया डायरेक्ट और ढूंढ के लेकर आया ए के डॉग को और बोला कि लो तुम्हारा ए का डॉग, सॉरी तुम्हारा डॉग ये लो मैंने ढूंढ लिया। अब यहाँ पे क्या बी का राइट है कि वो 1000 रुपए ए से मांगे? और क्या ए लाइबल है बी को 1000 रुपए देने के लिए? तो यहाँ पे ए लाइबल है बी को 1000 रुपए देने के लिए। बी ना नहीं बोल, सॉरी ए ना नहीं बोल सकता कि अरे मैं तुम्हें 1000 रुपए नहीं दूंगा, तूने थोड़ी एक्सेप्ट किया था जो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बी का परफॉर्मेंस होता है, इफेक्ट, उसने कुछ किया, ठीक है। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, भले ही बी ने एक्सेप्ट नहीं किया ए की ऑफर को, पर उसने क्या किया? उसने ए ने जो बोला वो काम किया, ठीक है। वो क्योंकि वो सबके लिए था, कोई भी कर सकता था, स्पेसिफाइड नहीं किया था ए ने कि उसको बी या सी करेगा, नहीं। उसने बोला था कि जो कोई भी करके लाएगा, मतलब जो कोई भी ए के डॉग को ढूंढ कर लेकर आएगा ना, उसको ए क्या करेगा? रिवॉर्ड देगा 1000 रुपीज का। तो यहाँ पे बी जा, जाकर डायरेक्ट ढूंढ कर लेकर आया। तो यहाँ पे बी ने क्या किया? बी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, कुछ इफेक्ट हुआ उसका। तो यहाँ पे ये कोड ऑफ कंडक्ट भी कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। और जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू भी और एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ए सेंड्स लेटर टू बी, ए ने बी को लेटर सेंड किया। आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर 20,000 रुपीज। ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारी बाइक 20,000 रुपए में, सॉरी मैं अपनी बाइक 20,000 रुपए में सेल करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ ऑफर, ऑफर का, ठीक है। तो दिस इज द सेक्शन नंबर 3, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब सेक्शन नंबर 4 से 9 तक हम कल, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी लेकिन हम सेक्शन 4 से 9 तक कंप्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ अनक्लियर हो, या कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो कि मैं किस तरह से लेक्चर को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट और इम्प्रेसिव बना सकती हूँ, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर एड करूंगी।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सेक्शन नंबर 3 और आपको एमसीक्यूज के थ्रू सेक्शन नंबर बी भी अच्छे से समझ आया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।